अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं टाउ मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो अब जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ न्यूरॉन। और न्यूरॉन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं दैट विल बी लिंक टू न्यूरॉन। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना, न्यूरॉन के पार्ट्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये आपके इंटर का एक अहम टॉपिक है, क्योंकि इसकी डायग्राम आ जाती है, ठीक है, डायग्राम बनाने को आती है। और एमडी कैट के अंदर इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, तो स्टे ट्यून विद मी। न्यूरॉन जो है, अगर न्यूरॉन की मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँ ना, देखो मैंने जैसे पहले कहा था, जो हमारी बॉडी जो है, जो हम एनिमल के अंदर कंसिडर किया जाता है, इंसान को भी, ठीक है, तो तमाम जानदारों के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है, एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ स्पेशल सेल से मिलके बना है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। वो स्पेशल सेल है न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली बना के छोड़ देना जरूरी थोड़ी है। सिर्फ अगर इंसान है, यहाँ पर उसका ब्रेन है और ब्रेन के अंदर मैं बेसिकली यहाँ पर न्यूरॉन भर के छोड़ दूं तो फिर क्या फायदा, अगर ये न्यूरॉन नीचे कनेक्टेड ही ना हो। जस्ट लाइक कि आपने एक समंदर के बीच में, बल्कि लीव द समंदर, हाँ, बल्कि समंदर के बीच में आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई बिल्डिंग बना दी है, कोई स्ट्रक्चर बना दिया है और उसको उस तक जाने के लिए बेसिकली कोई रास्ता ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। या फिर आपने किसी पहाड़ के ऊपर या किसी रेगिस्तान में आपने कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया और वहां पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता तो होना जरूरी है। सेम इसी तरह अगर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपके ब्रेन, मतलब आपके ब्रेन में मौजूद इन तमाम न्यूरॉन्स का, इन पार्ट का आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर ये सारा बेकार हो जाएगा। एंड फॉर दैट सेक बेसिकली हमारी बॉडी में न्यूरॉन मौजूद है। तो जो आपकी ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्रेन में जो भी जितने भी न्यूरॉन्स हैं सारे, ये आपका ब्रेन कनेक्टेड है आपकी बॉडी के हर पार्ट के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, किसके साथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट करती हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर पार्ट के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी न्यूरॉन्स आ जाती हैं, बेसिकली इन शॉर्ट इसके अंदर नर्व्स आ जाती हैं और कुछ सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन सारे वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अब, ठीक है। तो न्यूरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, उसका रीज़न क्या है कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी बॉडी के हर पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो पूरी बॉडी की है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आए और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कमांड भेजना चाहता है वो भी नीचे चली जाए। तो हम कहते हैं न्यूरॉन को, जो न्यूरॉन है हमारा, इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। उसका काम क्या है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक जगह से लेके दूसरी जगह पर, आपके हाथों से, आपके सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाता है और सीएनएस से दूसरे पार्ट पे ले आता है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्कस करूँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, न्यूरॉन क्या है, कितने पार्ट से मिलकर बना है, तो न्यूरॉन के सेंटर में ये पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। और सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सोमा। सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा। जिस तरह हमारा सेल होता है, और सेल जो है बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा, हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा लेमा। फिर हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास यहाँ पर होता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और RER का काम क्या होता है? RER का काम होता है बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह बनाना, एंजाइम्स बनाना, ठीक है। तो इसी तरह ये सेल बॉडी एक तरह का सेल है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, ठीक है। तो जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, इसी तरह सेल बॉडी की एक मेम्ब्रेन होती है, हम उसको क्या कहते हैं? बेसिकली हम उसको कहते हैं न्यूरोलेमा या न्यूरोलेमा, ठीक है। तो सेल बॉडी है पूरा उसका पार्ट न्यूरोलेमा, यानी कि सेल जो मेम्ब्रेन है इसकी वो न्यूरोलेमा कहलाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो ब्रेन ऑफ द सेल होता है हमेशा की तरह। फिर इसके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यू बताने चाह रहा हूँ जो एमडीकैट में आता है, ठीक है। राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर
जो मिलाकर बेसिकली यहाँ पर कहलाता है निसल सब्सटेंस। तो व्हाट इज बेसिकली निसल सब्सटेंस? जो निसल सब्सटेंस है दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स के साथ साथ जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं। एनएस क्या है? दे आर द केमिकल मैसेंजर। तो एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं जो कि सिग्नल को आगे भेजा करेंगे। किस तरह भेजा करेंगे कि यार देखो, जब मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा ना, मैं आके बताऊंगा कि कैसे न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। अब बेसिकली कोई भी एक न्यूरॉन का एक पार्ट ना दूसरे न्यूरॉन के दूसरे पार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में कभी भी नहीं आता। बेसिकली थोड़ा फासला होता है यहाँ पर, जिसको हम साइनेप्स बनाता है। साइनेप्स क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बेसिकली कनेक्टेड पूरा का पूरा ऐसा नहीं होता। हाँ, कनेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, तो एक न्यूरॉन है अपने एंड से, एक न्यूरॉन जो है वो बेसिकली अपने एंड से कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करता है जो पहले न्यूरॉन को पहले न्यूरॉन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं। ठीक है, उस कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स बनता है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर। ये एक न्यूरॉन है मेरे पास, ठीक है, क्या बना रहा हूं मैं, मेरे पास जो एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स। इमेजिन करो कि ये एक सेल बॉडी है, ठीक है, वहां पे कुछ जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर क्या है मैं बताऊंगा डिटेल में। अगेन ये एक न्यूरॉन है और उसका एंड पार्ट है। अच्छा, न्यूरॉन की एंडिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। नर्व एंडिंग कह लो, एक्सॉन टर्मिनल कह लो। अच्छा, ये जो ब्रांचेस है ना सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है पूरी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर निजल सब्सटेंस मौजूद है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बनी है। और ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है ना इसकी अंदर वाली, उसी की ही एक्सटेंशन है। यानी कि साइटोप्लाज्म बेसिकली ऐसा है कि ये सेल बॉडी है ना, तो यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर जाता है, फिर यहाँ से एक्सटेंड कर जाता है, फिर यहाँ से एक्सटेंड, यानी कि अंदर साइटोप्लाज्म ही वो ऊपर जाके डेंड्राइट्स बना रहा है। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, जो एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। डेंड्राइट्स आर द रिसीवर, डेंड्राइट्स आर द रिसीवर, याद रखना है। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, चाहे वो एक न्यूरॉन से आ रही हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन हो। उसको रिसीव करने के बाद वो उसको आगे भेज देते हैं सेल बॉडी में। सेल बॉडी इसको देखती है और उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी फिर आगे भेज देती है एक्सॉन में। तो हमारे पास न्यूरॉन का अनदर पार्ट आ जाता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है यार, ये सेल बॉडी की बहुत सारी ब्रांचेस थी, डेंड्राइट्स वगैरह थे, ये सेल बॉडी आई। अब एक सेल बॉडी की एक लॉन्ग एक्सटेंशन है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है सेल बॉडी का, उसका एक लॉन्ग एक्सटेंशन है, उसका नाम होता है एक्सॉन। और इसी एक्सॉन जो विच इज एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी, उसी की वजह से हम कहते हैं जो न्यूरॉन है हमारा, इट इज द लार्जेस्ट सेल। न्यूरॉन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है और ये एमडी कैट का एमसीक्यू का पॉइंट है हमारे पास। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एक्सॉन है ये, और एक्सॉन बेसिकली एक लंबी एक्सटेंशन है हमारी सेल बॉडी या सोमा के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म की। अब जो एक्सॉन है, तो यहां देखते हैं, ये सेल बॉडी है, ये सोमा हो गया, और उसकी एक लंबी एक्सटेंशन न्यूक्लियस है उसके अंदर, और ये एक्सॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एक्सॉन जा रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग मौजूद है ब्लू कलर की, यानी कि बेसिकली ये येलोइश होना चाहिए था ना, लेकिन ये ब्लूइश कलर जो एक कवरिंग है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। और जो माइलिन शीथ है ये दो सेल बनाते हैं। आइदर दिस माइलिन शीथ विल बी फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स, और आइदर इट विल बी बेसिकली फॉर्म बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। तो अगर श्वान सेल इस माइलिन शीथ को बनाएंगे ना, ये इसको बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो श्वान सेल बेसिकली हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है माइलिन शीथ बनाना। श्वान सेल्स क्योंकि हेल्प कर रहे हैं न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाकर, और माइलिन शीथ क्या करती है, इस पूरे एक्सॉन को इंसुलेट करती है, इंसुलेशन देती है, ताकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है वो कहीं बाहर ना चला जाए, इसको किसी रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। और इसी माइलिन शीथ की वजह से न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करने वाले सिग्नल की स्पीड बढ़ जाती है। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल एंड इट बेसिकली इंसुलेट द सिग्नल विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम
वन पार्ट ऑफ सेल बॉडी सोमा टू द एक्सॉन टर्मिनल, बेसिकली जो नर्व एंडिंग है उसकी, ठीक है। और श्वान सेल क्या है, वो माइलिन शीथ को बनाता है। पूरा ब्लूइश जो है ना, ये श्वान सेल है। जो बेसिकली होता क्या है, हमारा एक एक्सॉन होता है ना, ये एक्सॉन है फॉर एग्जांपल, उसके बाद श्वान सेल अपनी साइटोप्लाज्म से बार बार रैपिंग करता रहता है। तो इस तरह रैपिंग करता रहता है तो उस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और एमडीकैट का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, एक श्वान सेल ने यहाँ पर कवरिंग बना ली, दूसरे ने यहाँ पर कवरिंग बना ली, बीच का पार्ट तो खाली रह गया। दिस पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट बेसिकली विच इज लैकिंग एनी माइलिन शीथ, इसको हम कहते हैं नॉड ऑफ रेनवायर। क्या कहते हैं, नॉड ऑफ रेनवायर। और नॉड ऑफ रेनवायर वो रीजन है बेसिकली जहां पर डिफ्यूजन ऑफ आयन हो सकता है, क्योंकि ये तो पूरा इंसुलेटेड है, लेकिन ये वो एरिया है जो इंसुलेटेड नहीं है। तो कोई आयन अगर अंदर आना चाहते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना। सेल बॉडी क्या है, वो साइटोप्लाज्म की तरफ पूरा काम कर रही है। माइलिन शीथ क्या है, मतलब माइलिन शीथ जो होती है ना, वो फैट वगैरह से मिलके बनी है, लिपिड वगैरह से मिलके बनी है। और एक्सॉन टर्मिनल क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, अच्छा, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, एक्सॉन उसको लेके जाता है आगे की तरफ और वो एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ देता है। फिर एक्सॉन टर्मिनल या तो कनेक्टेड होगा एक और न्यूरॉन के साथ, तो अगर एक्सॉन टर्मिनल एक और न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पर अगेन दोबारा डेंड्राइट्स होंगी, फिर दोबारा एक्सॉन होगा, फिर दोबारा एक्सॉन टर्मिनल होगा। या तो एक और न्यूरॉन के साथ इस तरह कनेक्ट होगा, तो ये एक्सॉन टर्मिनल से वो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज करेगा, तो बेसिकली इस एक्सॉन टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन इसके पास लेके जाएगा, इन डेंड्राइट्स के पास लेके जाएगा। और ये डेंड्राइट्स जो हैं फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे, ठीक है, सेल बॉडी सोमा के पास। और जिस तरह मैं पहले बताया मैंने, सारा काम होगा, ठीक है, ये हो सकता है। और अच्छा हाँ, ये जो एक्सॉन है, पूरा एक्सॉन है, अगर ये फॉर एग्जांपल और यहाँ पर सेल बॉडी है, तो एक्सॉन जो है इट इज कवर, इसके एक सेल मेम्ब्रेन भी होगी। तो एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है हमारे पास एक्सोलीमा। जैसा सेल बॉडी की मेम्ब्रेन का नाम है न्यूरोलीमा, इसका नाम है एक्सोलीमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और एमडीकैट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इस सेल बॉडी का काम क्या है, सेल बॉडी का इंपॉर्टेंट काम है न्यूरोट्रांसमीटर बनाना। न्यूरोट्रांसमीटर बनाना सेल बॉडी का काम है, एमडीकैट का पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर न्यूरोग्लिया सेल्स, न्यूरोग्लाइल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं हमारे पास, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, जो हमारी न्यूरॉन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं भाई, हमने देखा, वो या तो इसको इंसुलेट कर देंगे, या फिर इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, या इससे वेस्ट निकालते हैं, या इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है हमारे पास मौजूद न्यूरोग्लाइल सेल्स का, ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया है। न्यूरॉन जो है कह रहे हैं उसके अंदर एक बड़ी सेल बॉडी या सोमा होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और हर तरह का सेल ऑर्गेनेली होता है। इसमें एक निसल सब्सटेंस होता है जिसको निसल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, जो कि राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनता है, जिसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, जिस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलेमा कौन, सेल बॉडी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेल बॉडी का, दैट इज टू मेक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर। क्वेश्चन अराइज, इसका रिलीज कहाँ पर होते हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल पर होते हैं रिलीज, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर दे आर रिलीज। सर अगर रिलीज तो हो गए उसके बाद कहाँ जाते हैं, बेटा हर चीज अभी थोड़ी बतानी है। दिस विल बी डिस्कस इन द वीडियो विच आई विल बी मेकिंग ऑन साइनैप्स, के साइनैप्स है क्या, कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा। वो बेसिकली साइनैप्स इज ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, वो काम क्या करते हैं, कितने तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को आगे जाने ही नहीं देते, वो क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग देयर, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेसिकली वो एक्सॉन टर्मिनल में ना कुछ स्पेशल वेसाइकल्स होती हैं, यानी कि अगर ये मेरा न्यूरोट्रांसमीटर है और एक्सॉन टर्मिनल में मौजूद है, तो उसके ऊपर ये जो कवरिंग होगी, दिस स्पेशल कवरिंग इज कॉल्ड वेसिकल या वेसाइकल, ठीक है। और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बंद होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई और चीजें इनके अंदर आके मिक्स हो जाए, कोई वेस्ट मिक्स हो जाए। न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं इन सेक्रेटरी वेसिकल, जो कि एक्सॉन के एंड में मौजूद है। उस एक्सॉन के एंड को नाम क्या दिया जाता है, एक्सॉन टर्मिनल, या फिर एन से नर्व, ई से एंडिंग, तो बेसिकली नर्व एंडिंग, ठीक है। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट बेसिकली डेंड्रोन यानी कि ट्री से निकला है, और इसका मतलब है ब्रांच टेंड्रिल्स या ब्रांच डेंड्राइट्स या फिर ब्रांच एक्सटेंशन।
जो कि एक्सटेंड आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ निकलती है हमारी सेल बॉडी से। इसका काम क्या है, ये रिस्पॉन्ड करती है सिग्नल को। कौन सिग्नल को? वो सिग्नल जो इसके पास बाहर से आया होता है उसको रिस्पॉन्ड करती है। कैसे? उसको भेज देती है सेल बॉडी सोमा के बाद। या तो इस तरह रिस्पॉन्स करेगी कि जो सिग्नल इसको बाहर से मिला है उससे, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक न्यूरॉन का टर्मिनल था, फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन है और ये उसका टर्मिनल, क्या बना रहा हूँ, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, वो जाएगा और उसके डेंड्राइट्स के ऊपर अटैच होगा। डेंड्राइट्स बेसिकली दो काम करते हैं, या तो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को, उसको कनेक्ट करते हैं सेल बॉडी के साथ। ठीक है, तो बेसिकली डेंड्राइट्स का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, और रिसीव करने के बाद इसको वो सेल बॉडी में भेज देते हैं। फिर एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जो सेल बॉडी से एक्सटेंड करता है, और ये साइटोप्लाज्म जो है ना सेल बॉडी की, उसी की एक्सटेंशन है। जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन की, उसका नाम एक्सोप्लाज्म है और इसकी मेम्ब्रेन का नाम एक्सोलीमा है। और एक्सॉन इसका प्राइमरी इसका काम क्या है, इसका काम है तो सेल बॉडी के अंदर कोई सिग्नल बना हुआ है या फिर सेल बॉडी के अंदर कोई अगर न्यूरोट्रांसमीटर बना है तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरॉन की सेल बॉडी से न्यूरॉन की एंडिंग यानी कि नर्व टर्मिनल तक लेके जाना या एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाना, और फिर उसको या तो दूसरे न्यूरॉन के पास भेज देना उस सिग्नल को, या फिर किसी अफेक्टर, या तो मसल के पास, अफेक्टर ऑर्गन कौन से हैं, मसल के पास, या फिर किसी ग्लैंड के पास भेज देना। ठीक है, न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या है, न्यूरोग्लाइल सेल्स आर द स्पेशल सेल्स जो कि आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या वही कह रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय स्पेशल सेल्स। ठीक है, इनको हम न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं या न्यूरोग्लिया कहते हैं। इनके बहुत सारे काम हैं न्यूरॉन के साथ, जैसे कि न्यूट्रिएंट देते हैं, ये वेस्ट को रिमूव करते हैं, या फिर एक्सॉन के अंदर मौजूद चीज़ों को कहते हैं कि आपने सही तरीके से ट्रैवल करना है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको किसी बीमारी से भी बचाते हैं। ये दो तरह के हमारे पास यहाँ पर न्यूरोग्लाइल सेल्स मेंशन किए गए हैं, हालांकि होते 5-6 तरह के हैं, बट आपके सिलेबस में श्वान सेल्स और लिगोडेंड्राइट्स ही हैं। तो श्वान सेल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वो जो आपका एक्सॉन है ना, उसकी जो एक माइलिन शीट होती है ना, दिस माइलिन शीट बेसिकली फॉर्म बाय श्वान सेल्स। लेकिन ओलिगोडेंड्राइट क्या करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीट बनाते हैं। फर्क क्या है, जो श्वान सेल्स है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर जो बेसिकली हमारा एक्सॉन है, उसकी जो माइलिन शीट बनाता है, दैट इज बेसिकली श्वान सेल। लेकिन जो हमारे पास वो वाला न्यूरॉन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, उसकी माइलिन शीट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हाई यील्ड पॉइंट है। देखिए, मैं जो भी बात बताता हूँ ना, दैट इज लिंक टू पास्ट पेपर्स और दैट इज लिंक टू द इन्फॉर्मेशन विच कैन कम। ठीक है, तो उसको ऑलवेज नोट डाउन किया करो। जहाँ पर मैं एमडी कैट का बोलता हूँ और ये एमसीक्यू है, तो वो एमसीक्यू होता है, और वो बातें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद रखो नेक्स्ट टाइम के लिए। श्वान सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस के अंदर। एक्सॉन जो है वो माइलिन शीट, अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट लगी हुई है ना, तो उस न्यूरॉन को मैं कहूँगा कि वो माइलिनेटेड फाइबर है, और वो जिनके अंदर नहीं होती वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो वो जो अनमाइलिनेटेड होता है ना, अच्छा, उसकी स्पीड स्लो होती है। तो माइलिन का फायदा क्या है, माइलिन के मैंने फायदे बताए थे कि उससे स्पीड बढ़ जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, और क्या है, वो इंसुलेट हो जाता है बाहर की इन्वायरमेंट से, और प्रोटेक्शन भी मिलती है इसको। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये एक्सॉन है मेरा, यहाँ पर माइलिन शीट है, यहाँ पर माइलिन शीट है, बट यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है। ये वो एरिया जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती, अनमाइलिनेटेड पार्ट होता है। दो माइलिनेटेड एरिया के बीच में जो अनमाइलिनेटेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ एनवायर। अरे एक तो पूरा का पूरा एक्सॉन अनमाइलिनेटेड होगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट एक पार्ट माइलिनेटेड है, दूसरा पार्ट माइलिनेटेड है, उसके बीच में ये जो रीजन आ रहा है, दैट रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड नोड ऑफ एनवायर। उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरोफिब्रिल नोड। अच्छा, जो हमारे पास न्यूरॉन है वो 3 तरह के हैं न्यूरॉन जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए। सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या काम है, इनको हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफेरेंट क्यों, बिकॉज दे अराइव एट सीएनएस, यानी कि ये लेके आते हैं किसी चीज को सीएनएस के ऊपर। एफेरेंट न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है, सेंसरी न्यूरॉन एफेरेंट यानी कि अराइव एट सीएनएस, कोई भी इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सेंसरी होगी। तो ये जो सेंसरी सिग्नल है उनको रिसीव करते हैं, कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करते हैं,
और ये पाए जाते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन में, चाहे ईयर है, नोज है, आईज है, स्किन है, टंग है, ईयर है, ठीक है। और ये जो केमिकल या फिर कोई जो फिजिकल इनपुट है ना, केमिकल लाइक कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके नोज के अंदर मौजूद है ये आपके सेंसरी न्यूरॉन, तो ये आपकी स्मेल को करेंगे। अगर आपकी जबान टंग के ऊपर है तो गस्टेटरी यानी कि टेस्ट को सेंस करेंगे। अगर आपके हार्ट के अंदर मौजूद हैं या फिर आपके ईयर के अंदर मौजूद है तो साउंड वगैरह को सुनेंगे। तो केमिकल यानी कि जो आपकी स्मेल थी वो केमिकल सिग्नल था, जो टेस्ट था वो भी केमिकल था। तो इन सारी चीज़ों को ये सुनते हैं कौन, हमारे बेसिकली एफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। तो ये फिजिकल इनपुट हो, चाहे कोई टच वगैरह है, कोई हॉट या कोल्ड चीज़ है उसको फील करते हैं, कोई प्रेशर लग रहा है उसको फील करते हैं, तो फिजिकल इनपुट ये होता है। हीट को या लाइट वगैरह को भी फील करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन है, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। ये सेंसरी इम्पल्स कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी मैसेज जो कि जाता है, ठीक है। और ये लेके जाती हैं आपके सीएनएस के पास, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन को हम इफेरेंट कहते हैं। इफेरेंट का मतलब है जो सीएनएस से एग्जिट करती हैं। और इफेरेंट न्यूरॉन पता है क्या करती हैं? इफेरेंट न्यूरॉन आपकी ना इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं जो ब्रेन ने भेजी होती है। यानी कि एक आपने रिसीव की, पहली बात वो रिसीव इन्फॉर्मेशन गई सीएनएस के पास, सीएनएस ने उसको इंटीग्रेट किया और उसको आगे भेज दिया आपके किसी ऑर्गन के पास या फिर किसी ग्लैंड के पास, ठीक है। तो रिसीव जो होती है वो सेंसरी के जरिए जाती है सीएनएस के पास, और सीएनएस से फिर इंफॉर्मेशन आती है वो मोटर के जरिए आपके ग्लैंड या ऑर्गन के पास। एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है या तो सेंसरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को मिल जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन सीएनएस के अंदर कुछ और न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, उन न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन बेसिकली अगर ये एक इफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन है और हमारे पास नीचे यहाँ पर ये है एक मोटर न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो न्यूरॉन कनेक्ट करती है उसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं। एक और एमडीगैट का हाई यील्ड पॉइंट, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स पाई जाती हैं वो इंटर न्यूरॉन है। द मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन्स फाउंड आर इंटर न्यूरॉन, को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन क्या होती हैं? वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन है उसको भेजती हैं आपकी मोटर न्यूरॉन के पास, बट बीच में एक वो रिले स्टेशन के तौर पे काम करती हैं, यानी कि मीडिएटर, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने वाली भेज के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन खास तौर पर आपके जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा तो है ही है, बट वैसे कहा जाए कि वैसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ये। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीएनएस में जाती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है आपके किसी मोटर न्यूरॉन के पास। और जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बारे में सोचता है, फिर कोई फैसला भेजता है मोटर न्यूरॉन के जरिए, और फिर वो आपको मिलता है किसी ऑर्गन को, ठीक है, किसी मसल को या किसी ग्लैंड को। इमेजिन करो कि आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर, अगर आप आग में गिर गए, अगर आपका पैर किसी कोयले के ऊपर गिर गया है या कोयले के ऊपर चला गया है, तो आपका पहले इमेजिन करो कि आपका पैर जैसे ही वहाँ पर गिरा है वो इन्फॉर्मेशन गई आपके ब्रेन के पास, ब्रेन अब उसको ना ज़रा सोचने में लगा है, तो बहुत चिल है ना ब्रेन कह रहा है कि यार क्या करूँ, पैर हटाऊँ, एक काम करता हूँ नहीं हटाता, चलो थोड़ी देर बाद हटा लूँगा। अगर ऐसा ब्रेन सोचता रहा तो ऑब्वियसली आपका पाँव जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। बट अल्लाह ताला ने एक स्पेशल निज़ाम बनाया है, वो क्या है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, ऐसी वाली कि जो बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन जिसको फौरन से रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रैवल करती है और जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन के पास जाती नहीं है, और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली आपके मोटर न्यूरॉन के जरिए आ जाती है वापस आपके ऑर्गन में। अगर आपने गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा था तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई इस हाथ के अंदर मौजूद रिसेप्टर के जरिए, वो गई इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन वापस आई आपके यहाँ इस एरिया पर, और इसने आपकी बेसिकली मसल को हुक्म दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि आपका हाथ यहाँ से हटा लिया जाए। ये पूरा आर्क जिसमें आपका ब्रेन शुरू में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, पर एक तरह का ये सडन होता है।
सडन, और सडन और इनवॉलंटरी इसका होना जरूरी है, वरना अगर आप सोचते रहोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और वो पूरा पाथवे, यानी कि आप रिसेप्टर है, फिर सेंसरी न्यूरॉन है, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, फिर मोटर न्यूरॉन है, फिर आपका ये ऑर्गन है, तो पूरा पाथवे, जो पूरा रास्ता है जो एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए चाहिए, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को मिलती है और मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली आपके ऑर्गन को भेज देता है। वो वाला रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्टली गई आपके मोटर न्यूरॉन में, फिर वहां से ऑर्गन में चली गई, बल्कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में गई नहीं ना। इस रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं मेंशन, बट आपको पता होना चाहिए। जो आपका नी जर्क होता है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोहनी कह लो, ये वाला जर्क, इसको नी जर्क तो नहीं कहते खैर, बट यहाँ पर हम बेसिकली चेक करते हैं एक और तरह की फंक्शनिंग, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू अ नी जर्क टू, बट नी जर्क ऑब्वियसली नी के ऊपर होता है कि अगर आपका पैर है, यहाँ पर घुटना है आपका और ये पैर है नीचे, ठीक है। अगर आपके घुटने के ऊपर कोई हल्की सी यहाँ पर होता है एक टेंडन होता है, यहाँ पर होता है आपका एक टेंडन, अगर टेंडन के ऊपर कोई हल्का सा स्ट्राइक करेगा ना किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, तो आपका ये जो पैर है ना ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठता है, इसको नी जर्क कहते हैं, ठीक है। सो नी जर्क जो है हमारे पास वो एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में आता है। फिर होते हैं कुछ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो है ना डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के पास नहीं जाती, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के पास नहीं जाती, बल्कि पहले वो प्रोसेस की जाती है आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो रिसेप्टर, फिर सीएनएस, देन फिर मोटर, देन फिर ऑर्गन, ये कहलाएगा पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। कहने जो एक सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके जाती है सेंसरी रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन के पास, फिर वो मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेके जाती है दोबारा आपके किसी ऑर्गन के पास, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये वाला रिफ्लेक्स जो है ये ऑटोमेटिक और बेसिकली मोनोसाइनेप्टिक है, क्योंकि सेंसरी ने डायरेक्टली मोटर को दिया है, सीएनएस इसमें है ही नहीं, ठीक है। पाथवे अलॉन्ग विच इम्पल्स ट्रेवल करती है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, नी जर्क है, या फिर कोई पेन हो रहा हो तो आप, यानी कि आपने बेसिकली आपने कोई पैर रख दिया किसी कील के ऊपर ना, किसी नीडल के ऊपर, तो आप पैर अपना फौरन से वहां से विड्रॉ कर लेते हो, तो ये जो विड्रॉवल रिफ्लेक्स है वो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। बट याद रखना जो विड्रॉवल रिफ्लेक्स है ये मोनोसाइनेप्टिक नहीं होता, दैट इज बेसिकली अ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये बातें दो याद रखनी है जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, तो याद रखना। अच्छा, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना उनको इंटर न्यूरॉन यानी ब्रेन की जरूरत नहीं होती, ये वाला रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली वो सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, उसको ब्रेन में मौजूद इंटर न्यूरॉन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल आपकी उंगली है और उंगली के ऊपर कोई इंजरी हो गई है, तो अगर इंजरी हो गई है तो इसका सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, फिर आप अपनी उंगली उस इंजरी से बचाने की कोशिश करोगे या फिर वहां से हटा लोगे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जैसे कि उन्होंने प्रिक फिंगर की यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स इज एन ऑटोमेटिक सडन रिस्पॉन्स, ठीक है। जो पाथवे होता है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। नी जर्क के अंदर एक आपका रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन होती है। नी जर्क की बात कर रहा हूँ, नी जर्क के अंदर ये आपको पता होना चाहिए ये मोनोसाइनेप्टिक है। मोनोसाइनेप्टिक का मतलब है इसमें रिसेप्टर होता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन होती है, फिर मोटर न्यूरॉन होती है, और फिर आपका डायरेक्टली ऑर्गन होता है। सो स्टूडेंट, ये एक लेक्चर था डिटेल्ड वन, जिसको मैंने बहुत डिटेल में बात की कि न्यूरॉन है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। आपने न्यूरोग्लाइल सेल्स को याद रखना है कि श्वान सेल हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या बनाते हैं, बेसिकली माइलिन शीथ बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के अंदर और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये शीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और निसल बॉडी क्या है, निसल बॉडी इज मेड अप ऑफ बेसिकली प्रोटीन एंड राइबोसोम, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन, जो डिस्कस कर लिया है नर्व इम्पल्स, डिटेल लेक्चर बेसिकली। तो सिंध बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी ऑब्वियसली एमसीक्यू आने हैं, तो मैं इंशाल्लाह एमसीक्यू वहाँ पर भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।